जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन प्रतिदिन करवाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में आज 19 जून है और 19 जून को जो मेगा मॉक टेस्ट 7 है इसका आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया है। जो अभी भी वह टेस्ट प्रारंभ है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इधर वीडियो बना रहा हूँ और उधर टेस्ट अभ्यर्थी दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं अभ्यर्थी। उसी बीच में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको मैं कुछ मैसेज दे सकूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं जिसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टेस्ट के समय उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है। तो उस समस्या का क्या समाधान है, क्या निदान है, मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आज के वीडियो में आज जो टेस्ट हुआ है इस टेस्ट का फाइनली क्या रिजल्ट रहा है, कितना कट ऑफ जाएगा इस टेस्ट पेपर के हिसाब से। बिहार पुलिस 19,838 पदों में अगर इस तरह से पेपर आ रहा है तो उसके बारे में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे, जो आपको वीडियो के लास्ट में अभी मिलेगा। साथ ही साथ आज ही के वीडियो में मैं आज के टेस्ट का एनालिसिस अपलोड कर दूंगा। इसी वीडियो में थोड़ा सा फास्ट अपलोड करूंगा, है ना। एनालिसिस को जल्दी कर लेंगे क्योंकि आज का वीडियो लंबा होने का संभावना है, क्योंकि अभी इसका समाधान बताएंगे और उधर आपका कट ऑफ बताएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम करेंगे, हम चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। और सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो आज का शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके और हमारे बीच कम से कम 27 प्रैक्टिस सेट का संबंध रहने वाला है। अर्थात आगे हम लोग किस प्रकार से काम करेंगे, आप किस प्रकार से टेस्ट में जुड़ पाएंगे, किस प्रकार से हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये चीज़ों को समझना क्या है बहुत ही जरूरी है। 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा चुके हैं और अगला जो 23 प्रैक्टिस सेट आने वाला है, 23 में 20 जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है साथियों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हम लोग जो 20 प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी अगर करके जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन 100% फंसने का क्या है साथियों, संभावना है। तो वह 20 प्रैक्टिस सेट या आगे का और जो 23 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है उसको आप अच्छे से कर पाइए। इसके लिए आज का सेशन देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप चीज़ों को समझ जाइए। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप लोग वीडियो देखेंगे तो सच में कहेंगे कि हाँ सर लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। आइए सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल अभ्यर्थियों का जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ग्रुप में कैसे जुड़े। तो साथियों आपको बता दूं, ग्रुप में जुड़ने के लिए हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिए हैं, ये नंबर लिख दिए हैं, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। यहाँ पे व्हाट्सएप में सिर्फ हाई लिखना है, मैसेज बॉक्स में नहीं, आप हाई लिख दीजिए। जैसे ही हाई लिख देंगे वैसे ही आपके व्हाट्सएप में एक लिंक चला जाएगा और उस व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिस पे लिखा होगा 19,838 टेस्ट ग्रुप 12, 13, 15, जो भी जिस ग्रुप में आप जुड़ेंगे उस तरह से लिखा होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ नहीं पाए, ये भी हो सकता है ग्रुप फुल हो गया हो, है ना। आप हाई लिखे और उधर से मैसेज आए कि आप ग्रुप फुल हो गया, नहीं जुड़ सकते। तो ऐसे स्थिति में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो लेटेस्ट वीडियो आप देखिएगा कि कौन सा मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया हूं। उस लेटेस्ट वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाला लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। आपको व्हाट्सएप में हाई भी अगर कर रहे हैं, लिंक नहीं भी खुल रहा है, इसके बावजूद भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो किस प्रकार जुड़ेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट करते हैं, सर हम ग्रुप में जुड़ गए तो टेस्ट कहाँ आया। साथियों आपको बता दूं, टेस्ट प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे जाता है। कितना? दोपहर 12 बजे हम लोग टेस्ट डालते हैं। आप किसी भी समय जुड़िए, आपको टेस्ट का पीडीएफ 12 बजे ही क्या होगा, प्राप्त होगा। या फिर हम लोग उस ग्रुप में पिंड कर दिए हैं, उस पिंड मैसेज को आप देखेंगे तो वहां से आपको टेस्ट का लिंक क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आप 12 बजे के पहले जुड़ गए या कभी भी जुड़ जाएंगे और तुरंत खोजेंगे कि हमको टेस्ट का लिंक दे दीजिए, तो वो आपको मिलने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग पहले ध्यान रख लीजिए। उसके लिए मैसेज करने का जरूरत नहीं है, या फिर आप तुरंत तत्काल प्रभाव से खोजेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको इंतजार करना होगा। आप खुद इंतजार करिए कि दोपहर का 12 कब बज रहा है ना। तो ये चीज समझ जाइए। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट करते हैं, सर 12 बज गया, लिंक भेजिए। आप झूठ बोलते हैं। मान लीजिए कोई नया अभ्यर्थी जुड़ा, वो 12 बजे का टाइमिंग का इंतजार कर रहा था और 12 बज गया और देखा कि 12 बजे तो सर लिंक ही नहीं भेजे, कोई टेस्ट भेजे ही नहीं, तो तुरंत बोलेगा कि सर आप झूठ बोलते हैं। साथियों आपको बता दूं, हम लोगों के पास अभी फिलहाल में इधर 10 दिन के अंदर हम लोगों ने 15 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 15 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पर डे एक हम लोग ग्रुप बनाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाता है। एक ग्रुप का क्षमता 1025 है, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, फुल हो जाता है। 15 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए अभी 10 दिन के अंदर, 5-7 दिन, 7 टेस्ट में समझ लीजिए 15 व्हाट्सएप ग्रुप बन गया।
अब हम लोग लिंक फॉरवर्ड करते हैं तो एक ग्रुप में लिंक भेजने में कम से कम 40 सेकंड का समय लगता है, दूसरा ग्रुप में भी भेजेंगे तो 40 सेकंड का समय लगेगा, तीसरे ग्रुप में भेजेंगे उसमें भी कम से कम 40-50 सेकंड का लगेगा। या ओवरऑल कह लीजिए कि किसी ग्रुप में जाएगा 12:01 पर लिंक, किसी ग्रुप में 12:01:30 पर जाएगा, किसी ग्रुप में 12:02 पे जाएगा। इस तरह से करते हुए हम लोगों का प्रयास रहता है कि 12:10 तक सभी ग्रुप में हम लोग लिंक को क्या कर दें, भेज दें, टेस्ट का लिंक भेज दें। लेकिन आप लोग इतना बेचैन हो जाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, कार्य करने में दिक्कत होने लगता है। आपको बता दूं, आज हम लोग लिंक थोड़ा सा पेस्ट कर रहे थे, टाइमिंग लग गया थोड़ा सा, तो 10 मिनट के अंदर 10,000 मैसेज आप लोग कर दिए। आप देखिए, आपके सामने ये प्रूफ है, 10 मिनट के अंदर 10,000 अभ्यर्थी मैसेज करने का कार्य किए हैं। साथियों आप बताइए, हम व्हाट्सएप ग्रुप में किस प्रकार से लिंक भेज देंगे जब इतना सारा ये मैसेज आएगा। व्हाट्सएप में मैसेज भी आता है, आप लोग मैसेज नहीं होता है तो कॉल करने लगते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं, फोन पर भी कॉलिंग करने लगते हैं। ऐसे स्थिति में साथियों फोन काम नहीं करता है। 70,000 का फोन है मेरा, इसके बावजूद भी साथियों आप देखेंगे फोन चल नहीं रहा है। आप लोग जितना फोन मैसेज करेंगे, टेस्ट का लिंक भेजने में दिक्कत होने लग रहा है, तो आप लोग फोन मैसेज मत करिए, है ना। और हम लोग, आपको टेस्ट देना है, आपसे ज्यादा चिंता हम लोगों को है। दिन भर इसी में हम लोग लगे रहते हैं। एक टेस्ट करवाने के चक्कर में 24 घंटा बर्बाद होता है। पहले पेपर बनाना है, लिंक बनाना है, टेस्ट करवाना है, टेस्ट चल रहा है, अपडेट देखना है, उसका रैंकिंग बनाना है, रिजल्ट तैयार करना है, कट ऑफ बनाना है, मेधा सूची जारी करना है, फिर से आपको पेपर का एनालिसिस भी कराना है, आपकी समस्या हो रहा है उस समस्या का समाधान भी करना है। तो 24 घंटे में हम लोगों को 24 सेकंड का भी समय नहीं है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, आपको कोऑपरेट करना होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग काम ईमानदारी से करते हैं। और एक बार आप जुड़िए, अच्छी चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा वो नहीं देखेगा। मैं बार बार कहता हूं, हम चाहते हैं कि वो बच्चा देखे कि जिसके अंदर पेशेंस है, जो कमजोर है, जो गरीब घर से है, जो देख करके अपना रिजल्ट बनाए। उनके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जिनके पास समय नहीं है उनके लिए हम नहीं बना रहे हैं, उनके लिए बाजारू कंटेंट पढ़ा है, आप लोग पढ़ते रहिए। तो इतना आपको मैसेज कॉल करने का जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोग समझ जाइए। क्यों नहीं हम आपका मैसेज पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हम रिप्लाई कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉल बैक कर पा रहे हैं, यही कारण है। आप सोचिए ना, मेरे पास एक दिन में कम से कम 1000 फोन कॉल आ जा रहा है, तो मैं कैसे फोन किसी का रिसीव करूंगा, आप सोचिए, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम हमको मिलता है तो हम जरूर देखते हैं। चलिए यहां पे आ जाइए, अगला नंबर चीज यहां पे देखिए, अगला कह रहा है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। यह समस्या सबसे ज्यादा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों में समस्या है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। साथियों आपको बता दूं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज के टेस्ट में हम लोग जिलावार क्या कर दिए हैं, लिंक बना दिए हैं, है ना। जिलावार लिंक बना करके एक पीडीएफ में भेजे हैं। ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये आपको मिलेगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। हम लोग ग्रुप में एक पीडीएफ भेजे हैं, सीडीए वेबसाइट करके। सीडीए वेबसाइट यह पीडीएफ है। यह पीडीएफ जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे एक लिंक आएगा www.cda.com। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी मांगेगा। जैसे ईमेल आईडी आप इस पर सेलेक्ट करेंगे अपना, वैसे ही आपको ये वाला पेज खुलेगा। और ये वाला पेज पर आप जिस भी जिला से हैं आप टच करेंगे ना, तो तुरंत टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गया जी से है, तो गया जी पर क्लिक करेगा तो उसको टेस्ट का लिंक क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ओपन नहीं हो रहा है ना। यहां पे समस्या है, तो क्यों नहीं ओपन हो रहा है, आइए मैं उसका कारण बता देता हूं। साथियों आपको बता दूं कि आपके फोन में जो व्हाट्सएप का पीडीएफ रीडर है साथियों, वह पीडीएफ रीडर अच्छा नहीं है। अर्थात अपने फोन में आप किसी भी फाइल को खोल रहे हैं तो वह फाइल इमेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। वह फाइल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इमेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का लिंक नहीं खुल रहा है। जैसे मान लीजिए आप पीडीएफ ओपन किए, है ना, बहुत सारा है, पीडीएफ रीडर है, WPS रीडर है, एक्रोबैट पीडीएफ रीडर है, किसी में कैम स्कैनर है, तमाम तरह का एप्लीकेशन आपके फोन में है। तो आप खराब वाला एप्लीकेशन अपने फोन में रखे हुए हैं, वह फोन क्या कर रहा है, हम लोगों के पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। अर्थात यह पेज पीडीएफ के रूप में खुलना चाहिए, तो यह पेज पीडीएफ के रूप में ना खुल करके यह इमेज फाइल में खुल रहा है आपके फोन में। इस वजह से आप इस पे टच कर रहे हैं तो ये खुल नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से आप इस लिंक पर भी आप टच कर रहे हैं ना, यहां पे आप टच कर रहे हैं तो ये वाला खुल नहीं रहा है, यही कारण है। साथियों आप लोग अपना नया जो पीडीएफ रीडर है उसको आप लोग क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से फिर आप पीडीएफ को खोलिए। 100% पीडीएफ क्या होगा, खुलेगा। आखिर पीडीएफ खुल रहा है तभी तो 5000 10,000 अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं। आप सोचिए ना, बहुत सारे अभ्यर्थी अब बोलेंगे कि सर हम कहां से डाउनलोड करें, कहां से क्यूआर कोड स्कैन करें। तो आप लोगों को ये सब चीज समझना पड़ेगा, वो सब चीज हम बताएंगे नहीं। तो एक तो ये वाला समस्या था, है ना। तो लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो
तो ये कारण आप समझ गए। बहुत सारे लोग ईमेल आईडी ही फोन में नहीं रखे हैं, तो बिना ईमेल आईडी का नहीं खुलेगा, ईमेल आईडी आपको बनाना होगा। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का फोन जो है हैंग कर रहा है, बार बार खुद ही फोन उनका हैंग करता है, कैसे खुलेगा, नहीं खुल रहा है। ट्रैफिक ज्यादा है, बैक हो जा रहा है, ये भी समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। हैवी ट्रैफिक आ रहा है साथियों, एक चीज बता दूं, हैवी ट्रैफिक आ रहा है तो उस हैवी ट्रैफिक का हम लोग सॉल्यूशन निकाले हैं। सॉल्यूशन क्या निकाले हैं, 24 घंटा में यही हम लोग किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जितना जिला है ना, सभी जिला का हम लोग क्या किए हैं, लिंक बना दिए हैं अलग अलग। जिस जिला से हैं आप टच करेंगे ना तो लिंक खुल जाएगा। इसके बावजूद भी किसी जिला में ट्रैफिक ज्यादा आ जा रहा है, मान लीजिए पटना हो गया, गया जी हो गया, बहुत सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक आ जा रहा है, तो वह अभ्यर्थी क्या करे, दूसरे जिला पर टेस्ट छोड़ के न जाए, टेस्ट मत छोड़ के जाइए। जो छोटा जिला है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, बांका हो गया, अररिया हो गया, अरवल हो गया, छोटा जिला है, तो छोटे जिला वाले लिंक पर क्लिक करके आप लोग दे दीजिए टेस्ट वहां पे, कोई बात नहीं। आप बस अपने मन से समझिएगा कि हाँ मैं अररिया से हूं, मैं गया से हूं, है ना, ऐसे कोशिश करना है कि अपने ही जिला में क्या करना है, देना है। आप थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, हो सकता है 12 बजे से लेकर 12:30 PM तक बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो, ये हो सकता है। तो टेस्ट मत छोड़िए, आप 1 बजे दे दीजिए, आप 2 बजे दे दीजिए, आप 6 बजे तक दे दीजिए, लास्ट 6 बजे तक। साथियों लास्ट 6 बजे तक आप लोग टेस्ट देंगे तो हम लोग रिजल्ट और रैंकिंग जारी करेंगे। 6 बजे के बाद रिजल्ट और रैंकिंग जारी हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो 6 बजे तक आपको क्या करना है, रिजल्ट दे देना होगा। 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, आपका रैंकिंग, मेधा सूची, हर चीज क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। तो एक चीज समझ में आ गया होगा, ट्रैफिक का क्या समस्या है, निदान क्या है, आपको वेट करना है, वेट कर लीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, पूरा दिन ट्रैफिक नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं आगे, अगला आपका सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ये है, टेस्ट दे दिए अभी रिजल्ट नहीं आया, टेस्ट दे दिए अभी रिजल्ट नहीं आया। साथियों आपको बता दूं कि जब 5 टेस्ट हम लोग 6 टेस्ट लिए तो उस रिजल्ट में आपको व्यू स्कोर भी दिखा रहा था, है ना, व्यू स्कोर कर रहे थे तो तुरंत अटेम्प्ट करते आपका नंबर दिखा दे रहा था, आपके ईमेल आईडी पर भी पीडीएफ चल जा रहा था। लेकिन आज जो टेस्ट हम लोग प्रारंभ किए 7 तारीख को, है ना, 19 जून को 7वां टेस्ट, तो इसमें आपको व्यू स्कोर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, उसके पीछे का कारण है, यह व्यू स्कोर को हम लोग बंद किए, या व्यू स्कोर को इसलिए हम लोग बंद किए ना क्योंकि चोरी हो रहा था। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी एक ईमेल आईडी से, है ना, टेस्ट एक बार दे दिया तो उस ईमेल आईडी से वो दोबारा टेस्ट नहीं दे सकता है, ये तो हम लोग सिस्टम बंद कर दिए, लेकिन वो दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करके वह अपना क्या कर दे रहा है, टेस्ट दे रहा है। इस वजह से चोरी का संभावना बढ़ जा रहा है। तो कंप्लीट चोरी ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग व्यू स्कोर दिखाएंगे नहीं। व्यू स्कोर जब हम लोग मेधा सूची जारी करेंगे उसी समय व्यू स्कोर आपका रिजल्ट के साथ आपका रैंकिंग भी हम लोग क्या कर देंगे, जारी कर देंगे, है ना। तो इसीलिए नहीं दिखा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है ना। और देखिए रिजल्ट नहीं दिखा रहा है चाहे स्कोर जो भी है ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जल्दी हम लोग क्यों नहीं जारी करते हैं, ये भी थोड़ा सा समझ जाइए, है ना। व्यू स्कोर किए नहीं दिखा रहा है, ये समझ गए। रिजल्ट हम लोग जल्दी पब्लिश क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का कारण है। कारण ये है साथियों, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, किस कैटेगरी के कितने हैं, क्या परसेंटेज है, अभी तक कितना भाग लिया, नीचे कट ऑफ भी बन रहा है आप लोग का। तो साथियों 6 बजे तक का आंकड़ा अभ्यर्थियों का आ जाएगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगा साथियों, तब ज्यादा आंकड़ा रहेगा और उस आंकड़ा के हिसाब से कट ऑफ चाहे रैंकिंग बनाएंगे ना, तब आपका पता चलेगा कि 10,000 के भीड़ में आपका क्या स्कोर रहा है। ये इसलिए हम लोग जल्दी नहीं बताते हैं। तो आपको इंतजार करना होगा, शाम को 8 बजे तक लेटेस्ट, है ना, 8 बजे तक या 8:30 होते होते हम लोग क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, है ना। बहुत हार्डली किसी दिन लेट हुआ तो 9 बजे तक वीडियो लेटेस्ट हम लोग का अपलोड हो जाता है, मतलब 8 बजे से 9 बजे के बीच में हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के साथ आपका पीडीएफ रैंकिंग सब क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, है ना। इसी का टेस्ट का पीडीएफ कहां मिलेगा साथियों, तो क्यूआर कोड आपको वीडियो में ही अपलोड कर देंगे हम, वहीं से आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ स्कैन, क्यूआर कोड स्कैन करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं लास्ट सवाल पे आते हैं साथियों। यहां पे देखिए कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि आप समय बर्बाद कर देते हैं, टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो साथियों आपको बता दूं, जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, तो आपका हम स्वागत भी नहीं करना चाहते हैं। आप टेस्ट मत लगाइए, आप जाइए, आप बाजारू चीज लगाइए, आपके लिए बाजारू है, हम लोगों का चीज नहीं है। तो ये हम लोगों को आप कह लीजिए एक प्रकार से धौंस या धमकी दिखा देने का जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, आप ही लोगों का रिजल्ट नहीं होता है। जो पढ़ने वाला है, जो रिजल्ट बनाने वाला है, या जो रिजल्ट लगातार बनाता है, वह इंतजार कर लेगा। वो 12:05 का इंतजार नहीं कर रहा है कि उसी टाइम मारेंगे, वो चुपचाप बैठा हुआ है, 5 बजे शाम को टेस्ट मार के स्कोर बना के टॉप करके चला जाएगा। उस तरह के अभ्यर्थी हैं। तो जो भी निगेटिव मानसिकता वाले हैं मत जुड़िए, आप लोग जाइए दूसरे प्लेटफॉर्म पे। साथियों हम लोग खुल के बोलते हैं, ये नहीं कि हम लोग आकर के ऐसे ही कुछ भी नहीं, काम करते हैं दिल से। कोई ऐसा नहीं है जो 24 घंटा इस तरह से आपके लिए मेहनत करता होगा, है ना। तो उल्टा सीधा आपको कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ गया होगा।
आइए अब हम लोग पेपर का क्या करेंगे, एनालिसिस देखेंगे कि पेपर में आज कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकालने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, चलिए आज का पेपर देखते हैं। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना बेटर रहेगा, है ना। चलिए आज 19 जून है। चलिए 19 जून का पेपर नंबर 1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड निकालेंगे, है ना। विधिवत एनालिसिस क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं, है ना। चलिएगा, चलिए ये कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी अभी दिए हैं उनका है ना। चलिए साथियों, यहाँ पे जो आज के टेस्ट में पहला क्वेश्चन आया था वह इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन। चलिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, है ना। मतलब जो वुमेन है वह इंग्लिश पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से सीखती है ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, है ना। वही वाला सेम वही पूछा है, ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ये इंग्लिश नहीं भी पता था तो आप इसमें से आप कर सकते थे, महिलाएं अंग्रेजी जल्दी सीखती है, ऑप्शन छाट के एलिमिनेट करके बना सकते हैं। इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए डी नंबर ऑप्शन को बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए हैं, सही किए हैं। एक अभ्यर्थी कमेंट किए थे कि सर ये सब कलर आप अलग अलग कर दीजिए, सब एक जैसा कर दीजिए और सही वाला एक कलर से कर दीजिए, है ना। तो साथियों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रकार से जल्दी कर देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज माई, कह रहा है चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू अप फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंस, है ना। तो यहां पे कह रहा है साथियों, दिस इज माई कजन हिज नेम इज, तो साथियों दिस इज माई कजन राज, ये सिंपलेस्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, है ना। तो किसका करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि शैल आई एवर फॉरगेट यू, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों शैल आई एवर फॉरगेट यू का हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू, है ना। मतलब मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा और 67% अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। साथियों इंग्लिश के लिए यदि आप 10th लेवल का पढ़ाई किए हैं, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेशन, तो आप ये सब चीज कर ले जाएंगे। सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, है ना। एक्टिव पैसिव पूछता है इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव को आप लोग देख लीजिएगा, तैयारी है तो। इसके अलावा कुछ ईरर पूछ देगा, 1-2 क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, प्रीपोजिशन पूछ देता है और दूसरा कुछ नहीं पूछता है ना। चलिएगा अगला आते हैं। यहाँ पे आज ये कह रहा है भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो साथियों आयुर्वेदिक कॉलेज ये है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो भी भागलपुर जिला से देख रहा है वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यह कॉलेज हम देखे हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है ना। तो साथियों इसमें हो जाएगा छिपकली, है ना। ये रेंगने वाला में आ जाएगी छिपकली। जो चमगादड़ है स्तनधारी में, केल और बाध ये सब आते हैं किसमें, स्तनधारी में। साथियों जो जंतुओं का वर्गीकरण है, जंतु और पादपों का बायोलॉजी में, ये दोनों वर्गीकरण आप जरूर पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से क्या हो जाएगा, फिक्स है कि आएगा ही तो आएगा, 100% आएगा। यह वर्गीकरण आपको करके जाना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर पे। कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक उद्योग, कह रहा है कि बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो साथियों रुई उद्योग ये आपका विकसित है गया और भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों ये सब प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ है। कह रहा है ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकता है तथा नल सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा। साथियों ये पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना होता है, पहले टंकी का क्षमता निकाल लीजिए कितना होगा। तो ये 6 घंटे में भर रहा है, भरने का काम कर रहा है, तो इसको प्लस कर दीजिए। बी कितना घंटे में, 9 घंटे में भर रहा है, तो ये भी प्लस काम कर रहा है, भरने का कार्य कर रहा है। और सी जो है ना, सी टंकी को खाली कर रहा है, अर्थात ये निकासी नल है, तो सी 12 घंटे में खाली कर रहा है ना। टंकी का क्षमता सबसे पहले निकाल लीजिए। तो टंकी का क्षमता कैसे निकलेगा, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो टंकी का क्या हो जाएगा, क्षमता निकल जाएगा, है ना। और टंकी का क्षमता है ना कि टोटल क्षमता है कितना लीटर का टंकी है, इसका एलसीएम 6, 9, 12 का एलसीएम निकालिए, लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 36, है ना। लघुत्तम का मतलब वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। तो 36 ही ऐसा है, 6, 9 और 12 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिएगा अब क्वेश्चन आपको समझना है। नल ए
36 लीटर टंकी को 6 घंटे में क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। अर्थात 1 घंटा में कितना लीटर भरता होगा, तो 36 में 6 से भाग लगा दीजिए, तो 1 घंटा में भरता होगा 1 लीटर। अर्थात नल ए का जो क्षमता है, पाइप ए का क्षमता है, सॉरी 6 घंटा नहीं है ना, हाँ सॉरी 6 घंटा है। नल ए के पाइप का क्षमता कितना है, 6 लीटर भरेगा। कितना, 1 घंटे में, ध्यान से समझ लीजिएगा, 6 घंटा में 36 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में 6 लीटर। उसी प्रकार से नल बी 9 घंटा में 36 लीटर टंकी को भर सकता है या भर रहा है, तो 1 घंटा में नल बी कितना भरेगा। ये हिम्मत है, ये क्या है, पाइप का हिम्मत है कि कितना भर सकता है, तो बी भर सकता है 4 लीटर। और सी कितना खाली कर रहा है, 12 घंटा में 36 लीटर के टंकी को खाली कर दे रहा है। इसका मतलब 36 में 12 से भाग दे देंगे तो इसका क्षमता आ जाएगा कितना, 3 लीटर, ठीक ना। तो चलिएगा, ये दोनों भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कह रहा है कि ये 36 लीटर का टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो साथियों तीनों को जोड़िए, तो ए और बी भरने का काम कर रहे हैं, तो ये 10 लीटर भर रहा है, उसी समय यह 3 लीटर खाली कर दे रहा है, अर्थात 7 लीटर टंकी भर रहा है ना। 1 घंटा में जब तीनों को खोला जा रहा है, ए बी और सी तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, तो 1 घंटा में 7 लीटर टंकी भरने का क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। अर्थात टंकी भरना कितना है, 36 लीटर, तो 36 में आप भाग दे देंगे ना साथियों 7 लीटर से, तो ये आपका निकल जाएगा टाइम, है ना, कि तीनों मिल करके इस 36 लीटर टंकी को कितना देर में भरेंगे। तो करेंगे तो आ जाएगा 5 सही 1/7 घंटा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा साथियों, हम सिलेबस बता दिए हैं कि मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में क्या पढ़ के जाना है, आप लोग देख लीजिएगा। यहां पे देखिए कह रहा है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है, चीनी यात्री ह्वेनसांग 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ह्वेनसांग साथियों ये अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। और राजा हर्षवर्धन के दरबार में यह चीनी यात्री आया हुआ था, राजा हर्षवर्धन, ये जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, तो ये ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग इनके राजा हर्षवर्धन राजा के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में वो लिखा भी है ना। आपको बता दूं कि भारत के जो अंतिम हिंदू राजा है यही राजा हर्षवर्धन है, ठीक ना। आप देखेंगे कि जो राजा हर्षवर्धन है और दक्षिण भारत का जो शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय था, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, जो सबसे ज्यादा फेमस युद्ध है। पूछता है कि किस नदी के तट पे हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि सी सेड हुरा आई स्टूड फर्स्ट, है ना, लेकिन इसके पहले कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, है ना। ही सेड, सी सेड हुरा आई हैव स्टूड फर्स्ट, है ना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको लगा लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है साथियों। पहला कह रहा है संसद के निर्वाचित सदस्य, तो लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लेकिन और भी बेटर हमको ऑप्शन चूज करना है। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ये भी क्या है, सही है। राज्यसभा के सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो साथियों यहाँ पे आ जाइए, संसद के जो दोनों सदनों के सदस्य हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50% अभ्यर्थी इसका सही जवाब देने का कार्य किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य, यहाँ पे संघ दिया है, ये संप नहीं है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है, तो साथियों अवशिष्ट विषय में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंग्लिश का। साथियों फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस वन शुड कीप वन प्रोमिसेस, है ना, वन शुड कीप वन प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो साथियों इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है, नहीं है। जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स ये वैट हो गया, सीमा शुल्क हो गया ये आपका सेल टैक्स, ये कारपोरेट टैक्स जो है साथियों यह क्या है, यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह आप देखेंगे प्रत्यक्ष कर है। ध्यान से समझिएगा, सॉरी, कर है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो जो निगम कर है कारपोरेट टैक्स यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, वो प्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर
14 निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो साथियों यह फैक्चुअल डेटा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। आपको बता दूं कि जब कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कोशिकाएं श्वसन करती हैं, ऐसे स्थिति में होता क्या है साथियों, हम लोगों के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके वजह से जकड़न या कह लीजिए दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे अचानक से आप कभी वर्कआउट कर देंगे, कभी जिम नहीं गए हैं, जिम चले गए, वर्कआउट कर दिए, तो कोशिकाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करेगी साथियों, वह श्वसन कर देगी, जिसके वजह से लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत क्राउन स्थापित कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सही जवाब दिए हैं। कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी साथियों आराम शाह था। बहुत सारे अभ्यर्थी इल्तुतमिश मारे हैं, है ना। आपको बता दूं कि इल्तुतमिश कुतुब मीनार का दास था। ये क्या था? दास था, है ना। इल्तुतमिश क्या, कुतुबुद्दीन क्या किया? यह गुलाम वंश का स्थापना किया, या कह लीजिए गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो उत्तराधिकारी साथियों संतान से मतलब होता है, कौन उसका पुत्र था या फिर उसका वंशज कौन था। यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश को आगे किसने बढ़ाया, है ना, या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद। तो साथियों इस तरह से होता तो इल्तुतमिश सही हो जाता, ठीक ना। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको इल्तुतमिश मारे हैं, ठीक ना। चलिएगा, इल्तुतमिश या कह लीजिए जो दिल्ली सल्तनत को आगे, गुलाम वंश को आगे बढ़ाया, वह इल्तुतमिश ही बढ़ाया था। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो साथियों ये किया था जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होती है। साथियों आपको बता दूं शीतकाल में जो मानसून आता है, यह मानसून उत्तर पूर्व दिशा से आता है ना, और ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से आता है। तो भारत में जो मानसून आता है शरद ऋतु में, तो साथियों उत्तर पश्चिम दिशा से जो आता है, इससे वर्षा मात्र भारत में 10% ही हो पाती है, क्योंकि इधर से जो हवाएं चलती है साइबेरिया से, साइबेरिया साथियों दक्षिण अफ्रीका में, ये भी समझ जाइए कि जो ठंड के दिनों में या शरद ऋतु में भारत में मानसून आता है, वो साइबेरिया में चलने वाली जो सर्द हवाएं हैं उन हवाओं से आता है। साइबेरिया से जो सर्द हवाएं चलती है और चलेगी रूस से, रूस के बाद से पहुंचेगी इधर मंगोलिया, फिर पहुंचेगी इधर चीन, चीन के बाद जब आती है ना साथियों, तो ये हिमालय से आकर के यहाँ पे क्या होती है, टकरा जाती है। यह हिमालय है। लेकिन कुछ भाग हवा का ये क्या करता है, इधर से आता है, बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरता है और आता है तो यहाँ तमिलनाडु में कोरोमंडल के तट पर ये क्या करती है, वर्षा करती है। तो एक तो वर्षा होता है जो साइबेरिया से हवाएं चलती है, इसके वजह से भारत में क्या होता है, वर्षा होता है। वहीं पे साथियों आपको बता दूं कि कुछ हवाएं इधर से चलती है, भूमध्य सागर से चलती है, उठती है हवाएं, और आप देखेंगे कि यह पूरा पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए ये आती है और यहाँ पे हिमालय से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक आ जाती है भारत की तरफ मुड़ जाती है और एक चली जाती है उधर चीन के तरफ। तो भारत के तरफ जो भूमध्य सागर से हवाएं, जो पछुआ जेट कहते हैं, है ना, वो आती है भारत में, तो हिमालय से टकराकर दो धाराओं में बट जाती है। और बटने की वजह से साथियों क्या होता है, ये जो धारा भारत में प्रवेश करती है, इस धारा को हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। और इस पश्चिमी विक्षोभ से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में वर्षा होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, साथ ही साथ उत्तराखंड में थोड़ा बहुत वर्षा होता है। इस पश्चिमी विक्षोभ से होता क्या है साथियों, जो सेब का फसल है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा है कि भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है ना, तो वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा खासा इसको भी सही जवाब दिए हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा से विशेषण बन जाएगा चचेरा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है। तो साथियों छायावादी युग का जो कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे आते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया था। तो साथियों वर्गीकरण का जो द्वि पद्धति दिया था वो कैरोलस लिनियस था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साइंस का फैक्चुअल डेटा है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। चलिएगा, वार्षिक बलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों जो पौधे होते हैं उनके, है ना,
वलियों को गिनकर हम उनकी आयु को ज्ञात कर पाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है वैसे वार्षिक वलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर पे। साथियों आगे का जो टेस्ट सेट आने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए। तो सॉरी 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि चलिएगा 24 नंबर पे आते हैं वापस। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी पटक नहीं है, स्वपोषी पटक नहीं है। तो साथियों ये हो जाएगा अपघटक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का जवाब। बायो से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, ये सब प्रीवियस ईयर आपको मैं करा रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ का ये सवाल है ना। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का कह रहा है यदि 20 पेनों का क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो साथियों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको लिखना है 20 पेन का जो क्रय मूल्य है वह 25 पेन के विक्रय मूल्य के क्या है साथियों, विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो ऐसे स्थिति में 5 पेन का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 25 पेन बेचने पर। ऐसे स्थिति में साथियों 5 का 25 पे लॉस हो रहा है तो इंटू में 100 कर दीजिए, प्रतिशत पे बदलना है ना। तो 5 से काट देंगे तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 57% अभ्यर्थी इसका सही जवाब दिए। बेसिक क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्म बाध्य वाक्य का चयन कीजिए, कर्म बाध्य वाक्य का चयन कीजिए। तो साथियों जो कर्म बाध्य वाक्य है इसमें है ना, जिसमें कर्म का बोध हो, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती, ये गलत है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या है, प्रतिपादक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आई सहायक बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48% अभ्यर्थी इसका सही जवाब दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। साथियों प्रकाश वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपको बता दूं कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, आसमान में बहुत सारे धूल कण हैं जो टकरा करके वापस ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, और जो नीला कलर है इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, इसी वजह से आसमान का रंग नीला भी दिखाई देता है। सॉरी, चलिएगा आगे देखिए क्या कह रहा है। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई थी। साथियों इसमें सत्ता का परिवर्तन हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। 1688 ईस्वी में। मैं बार बार कहता हूं साथियों, आप लोग फ्रांस का क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ, इस सब के बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है। तो साथियों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पूछता है, ये सब सवाल फैक्चुअल है। कह रहा है कि कोशिका किसमें नहीं पाई जाती है, कोशिका किसमें नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए पादप कोशिका, दूसरा है जंतु कोशिका, तीसरा कवक कोशिका, तीसरा जीवाणु कोशिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ना, उप प्रधानमंत्री पूछा है, कौन है उप प्रधानमंत्री। तो साथियों ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 77% अभ्यर्थी सही किए हैं, लेकिन यहाँ पे 23% अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो गड़बड़ किए हैं। ये सब आप लोग गड़बड़ करेंगे ना तो रिजल्ट आपका नहीं बनने वाला है, ये सब गड़बड़ मत कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सिंस द किड्स आर विथ माई मदर, सिंस द किड्स आर विथ माई मदर आई कैन नॉट लेंड द मनी, है ना, मतलब चाबी मेरे माँ के पास है, मैं पैसे को उधार नहीं दे सकती, है ना। लेंड मतलब होता है उधार देना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय गुण का सही क्रम है। तो साथियों अम्लीय गुण का जो सही क्रम है साथियों SO2, N2O5 और CO और CO2, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 35 को। 35 यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 35 साथियों यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि सरल रेखीय पूर्ति चक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो शून्य होगी साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 ये कह रहा है कि हाल ही में पूर्वी आर्थिक मंच 2024 कहां आयोजित किया गया था। तो साथियों पूर्वी आर्थिक मंच का जो आयोजन किया गया था ये रूस में किया गया था, ये अभी स्टार्टिंग में शायद हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 पे आते हैं। 37 क्या कह रहा है कि 37 हाँ, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। जितना अवार्ड मिला है करंट अफेयर में आप लोग पढ़ जाइएगा इस साल का। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो साथियों यहाँ पे जो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हिरन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर आते हैं। 38 हो गया, चलिए 38 के बाद आते हैं अगला 39 पर।
निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का निधन नहीं है ना? तो निधन नहीं है, तो ये हो जाएगा साथियों बादलों के पार, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 क्या है, चलिएगा साथियों आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए, है ना, टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 कह रहा है क्या चीज, कि जातीय विलयन में क्षार धातुओं के अपमाचक सामर्थ्य नहीं, सही क्रम क्या है? अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम इसमें पूछा है क्या है? तो साथियों ये हो जाएगा ली ना, है ना, ये हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी विटामिन है, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। साथियों आज का सेट थोड़ा सा इजी है ना, इसके अलावा सभी का सभी सेट जो आ रहा है बहुत टफ आ रहा है ना। हम एक इजी सेट किए कि इजी सेट जब करते हैं तो अभ्यर्थियों का क्या परफॉर्मेंस रह रहा है। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब फैक्चुअल है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? तो 1885 में बंबई में हुई थी, है ना। चलिएगा अगला देखिए क्वेश्चन। कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो साथियों महात्मा गांधी को। किसे कहा था? महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साथियों साइमन कमीशन भारत जब आया था तो इसका विरोध भी हुआ था, उसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 पे आते हैं। कह रहा है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे आते हैं। 49 क्या कह रहा है? 49 ये कह रहा है कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो साथियों ये मैक्सिको में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी एन है, ये याद रखिएगा, है ना। ये जो युआन है ये चाइना का ये पहले करेंसी था, लेकिन अब चाइना का रेनमिनबी हो गया है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। रसिया उधर रूबल हो जाएगा रसिया का। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब अच्छा क्वेश्चन और भी ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। चलिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? साथियों आपको बता दूं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये क्या है, सही है। 73वां 74वां जरूर याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, है ना। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए कूट का, तो ये वाला गलत है, इसमें केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक ना, सी सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 52 कह रहा किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 पे। 53 देखिए क्या कह रहा है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित सर्वाधिक रहे क्षेत्रों का औसत विकास, है ना, विकास दर? तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं योजना में ये क्या रहा था, विकास अच्छा रहा था, है ना, 1992 से लेकर के 97 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल है तो जल्दी जल्दी निकाला जाएगा, है ना। 55 पे आते हैं। कह रहा है कि जो महाजन समिति है इसका संबंध किससे है? तो महाजन समिति का संबंध साथियों चीनी उद्योग से है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56। साथियों जो सवाल एनालिसिस करने वाला है उस पर समय बिल्कुल दिया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत, ऐसा कैसे, अच्छा ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है ना। तो साथियों ये है आपका अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है। 58% अभ्यर्थियों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 57 ये कह रहा है कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो 1999 में, है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, 1999 में। कह रहा है कि जो चीन के राष्ट्रपिता हैं वो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन्यात सेन को, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो साथियों ये सौंपता है आपको राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल 148 से 51 तक इनका वर्णन है ना। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो साथियों 7 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। साथियों भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्यों उपमहाद्वीप कहा जाता है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे एक महाद्वीप के सारे गुण पाए जाते हैं, सारे विशेषता पाए जाते हैं। साथियों अगर कोई महाद्वीप है, आपको बता दूं कुल 7 महाद्वीप है, तो सातों महाद्वीप का विशेषता आप देखेंगे कि एक महाद्वीप में आपको नदी भी है, झील भी है, झरना भी है, जंगल भी है, पर्वत है, पठार है, रेगिस्तान है, आपको प्रत्येक महाद्वीप में मिल जाएगा। चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, या फिर उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, सब जगह आपको सब विशेषता मिलेगा, सभी जीव जंतु मिलेंगे। तो इस तरह का एक महाद्वीप में जो सारा विशेषता मिलता है, नदियां, जंगल, झील, झरने, पौधे या जो भी प्रजातियां हैं, उस सारा का सारा विशेषता भारत में भी मिलता है। इसी वजह से भारत को उपमहाद्वीप का संज्ञा दिया गया है, जिसके अंतर्गत 7 देश शामिल है। 7 देश में जितने पड़ोसी देश हैं उन सबको शामिल कर लीजिएगा, स्थल से जितने जुड़े हुए हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 61 ये कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों सेलेस्टे सोलो को, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 पे। 62 क्या कह रहा है कि 62 इधर है, चलिएगा साथियों। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान ये तो हो गया, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें बौद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। तो त्रिपिटक ग्रंथ है साथियों, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, यह 3 ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? तो साथियों बिहार का सबसे जो गरीब जिला है वो है आपका शिवहर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में कुल लोकसभा का सीट कितना है? तो साथियों बिहार में वर्तमान में लोकसभा का सीट है 40, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा का कुल कितना सीट है, कमेंट करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को निधन के कितने सालों बाद भारत रत्न दिया गया? तो साथियों 36 सालों के बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी फंस गए हैं क्योंकि ऑप्शन क्या दिया है? बहुत ही क्लोज दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, उनका क्या नाम है? तो साथियों उनका जो नाम है इब्राहिम रईस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सही मारे हैं क्योंकि यह चर्चित थे। अगला क्वेश्चन देखिए 67, कह रहा है कि 67 पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने थे? तो साथियों अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ये 56% में शामिल है ना, उनका तैयारी बहुत अच्छा खासा है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों जिले को सरकार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सूबा नहीं होगा, है ना, सूबा अभी बोला जाता है समूचा बिहार। चलिए 69 देखिए, कह रहा है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो साथियों गुरु तेग बहादुर की जो हत्या करवाया था वह करवाया था औरंगजेब, और जो जहांगीर था वह गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था, सिखों के जो 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर पे, भारत में मुगल शासक बनने पर जहरूद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? है ना, तो ये बाबर रखा था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस भारत के मुगल शासक बनने पर जहरूद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर रखा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, इसका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? 71, है ना। कह रहा है कि 2 अंकों का अनुपात 4:5 है, इनमें एक संख्या का योग 70 और दूसरी संख्या का इसका लौसा 80 है, तो इसका क्या आंसर होगा? है ना साथियों, यहाँ पे लौसा कितना होगा? इसका आंसर 36 हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा? लगा लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि ओ रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो साथियों ओ वाला ओ से ले सकता है, बाकी सबको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, ए बी जो है ये सबसे क्या कर सकता है? ले सकता है, तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखिए क्या कह रहा है, पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों उबालना, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। पानी को जितना बॉयल करेंगे ना उतना ही ज्यादा उसका हार्डनेस खत्म होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है? बट जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुकरण के बारे में सही नहीं है? है ना, सही नहीं है।
लुईस पास्चर ने इस विधि का खोज किया था, सही है। यह तरल खाद्य पदार्थों के संरक्षण की एक विधि है, यह भी क्या है, सही है। यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, ये वाला असत्य है, ऑप्शन नंबर सी असत्य है। बाकी का ये सही है चारों, है ना। चलिएगा, असत्य पकड़ा गया तो बाकी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 77। एक गोलीय दर्पण पर एक सीधा तथा छोटा एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया, इनमें कौन सा विकल्पिक प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है ना साथियों। वस्तु को कहां रखा गया है, फोकस पे, अवतल लेंस के फोकस पे। तो फोकस पे रखेंगे तो साथियों प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, है ना, आभासी और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 77। अपना उल्लू सीधा करना, नहीं 77 है। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही पहचान करिए, है ना। गोलीय दर्पण के बारे में सही पहचान करिए। दर्पण अवतल है, पहला दर्पण अवतल है। एक गोलीय दर्पण में एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों का, दर्पण अवतल है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये क्या है, सही है। सीधा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, ये भी क्या है, सही है। दूसरा और तीसरा सही है, ये क्या है, गड़बड़ है। इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पे देखिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा इसको भी करेक्ट कर लीजिए, है ना, पिछला वाला क्वेश्चन को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और छोटा हो जाएगा, है ना, आभासी और छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 78, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो साथियों हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे लोकप्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कॉल मनी मार्केट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन क्या है, कॉल मनी मार्केट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ज्यादा सवाल नहीं है, 20 को है, इसको कर लिया जाएगा। 80 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 80 नंबर ये कह रहा है कि मध्यस्थता मसौदा निष्पादित करने के लिए, अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि मध्यस्थता सौदा निष्पादित करने के लिए एक दो बाजारों में सौदों में एक साथ प्रवेश करना पड़ता है जहां मूल्य अंतर क्या हो, मूल्य अंतर मौजूद हो, है ना। तो ये भी साथियों सही है। यहाँ पे कह लीजिए म्यूचुअल फंड निवेशों के लिए मध्यस्थता में मदद कर सकते हैं, ये भी क्या है, सही है। अर्थात इसका हो जाएगा ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सवाल है। 81 पर आते हैं, है ना। चलिए 81 पर आ जाइए साथियों। कह रहे हैं निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं बैंकिंग विभाग को अंक विभाग मुद्रा मिलती है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। साथियों इसका ऑर्डर सजाना है, ऑर्डर क्या करना है, सजाना है। आप लोग ऑर्डर सजा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। इसको सजा के याद कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका ना थोड़ा सा ये सुधार लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, है ना, बी नंबर। इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, आरबीआई के बारे में क्या गलत है। गलत हम लोग को ढूंढना है। आरबीआई आवास के लिए सभी उचित मांगों को सीधी पूरी करने के लिए जिम्मेदार फिर से शुरू करता है, सही है। आरबीआई, एक मिनट देखिएगा, है ना, आरबीआई बैंकों के नगद भंडार करती है, बैंकों का, ये सही है। आरबीआई भारत सरकार का एक अंग है, ये भी सही है। आरबीआई राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग परिचालनों के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहे सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो साथियों जो सिंधु नदी है, आप लोग देखेंगे तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये क्या होती है, निकलती है, यहाँ से निकलती है। और ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ये कैलाश श्रेणी के पूरब में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 84 पे आते हैं। कह रहा है बदनसीब में कौन सा शब्द उपसर्ग है। तो बी, डी, बद हो जाएगा। कौन सा, बद। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 85 पे। कह रहा है 85 मोहम्मद गोरी ने जयचंद के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो साथियों राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में इसने 1194 में पराजित किया था। 1191 में हार गया था, है ना, पृथ्वीराज चौहान से। फिर 92 में उनको पराजित कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को। फिर 94 में राजा जयचंद को। 86 देखिए क्या कर रहे हैं। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही ये सड़क का निर्माण किसने करवाया था। तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब साथियों कंप्लीट होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है।
87 देखिए क्या कह रहा है, 87 सॉरी, कह रहे राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 250 है ना, अनुच्छेद 250 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप लोग अच्छा से तैयारी करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, अनुच्छेद जरूर पढ़ लीजिए, यहां से सवाल आएगा। 88 कह रहा है कि वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है, तो लेनिन का संबंध रूस की क्रांति से है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है, स्थल से उचित जल प्रबंधन व्यवस्था है, तो साथियों धौलावीरा है ना, यहां से प्राप्त होता है आपको, ऑप्शन नंबर बी गोदीबाड़ा है ना। साथियों आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको विधिवत हम पढ़ाए हुए हैं, हिस्ट्री वाला आप लोग जरूर प्लेलिस्ट देख लीजिए जाके, वहां से बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 90 नंबर, कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहां हुए थे, तो यूनान में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 94 नंबर, 91 है सॉरी, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन है, तो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 92 पर आजिए, कह रहा है कि ह्वेन सांग ने किस राज्य का दौरा किया था, अभी ये शुरुआत में बताए थे राजा हर्षवर्धन के, ऑप्शन नंबर ए। 93 पर आजिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये किसके किसके बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 94 ये कह रहा है कि सीज फ्राइड देश किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो साथियों ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 95 पे आते हैं, 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के समान नागरिक संहिता लागू है, तो साथियों गोवा है ना, किस राज्य में, राजा नहीं किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 96 कह रहा है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान कहां पे स्थित है, तो साथियों चिकमंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बिस्मिल्लाह खान किससे, शहनाई से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 98 पे आते हैं, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश करने वाला शासक बलबन हो जाएगा, है ना, 40 सरदारों का जो गुट था उसको समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99 देखिए क्या कर रहा है, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है 99 है ना, पढ़ लेते हैं इसमें, यहां दिया हुआ कह रहा है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तो साथियों ये जोड़ता है बास्पोरस जल डमरू मध्य। साथियों ये सब फैक्चुअल है, इस वजह से इसको जल्दी निकाल रहे हैं। अब जो सेट आने वाला है बहुत ही टफ आने वाला है, तो जो भी अभ्यर्थी 20 तारीख के प्रैक्टिस सेट में भाग ले रहे हैं साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, लिंक को भी शेयर करिए, आप लोगों का कटअप भी हम लोग बताने का कार्य करेंगे। अभी कटअप लेते हैं कि आज के टेस्ट का क्या रैंकिंग है, किसका क्या रिजल्ट रहा है। साथियों यह PDF आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, यहाँ पे QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करके आप लोग पा लीजिए। साथियों यहाँ पे आ जाइए, किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी हैं, कटअप क्या जा रहा है, ये चीज हम आपको आज के वीडियो में बता देते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको लास्ट टाइम हम बोले भी थे साथियों कि आज पहला दिन समझ जाइए, आप लोग बार बार हम कटअप पे इतना ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं सॉरी चर्चा करेंगे नहीं। साथियों यहाँ पे अभी टेस्ट चल रहा है, मेगा मॉक टेस्ट चल ही रहा है। अभी तक जो अभ्यर्थी अभी के समय में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 बजे तक साथियों, इतने अभ्यर्थी अभी टेस्ट अपना सबमिट कर चुके हैं, है ना। अभी अभ्यर्थी कंटिन्यू आगे टेस्ट देते रहेंगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग 6 बजे तक लेटेस्ट अपना रिजल्ट सबमिट कर दीजिए। 6 बजे तक सबमिट करेंगे तभी हम आपका रैंकिंग और आपका मेधा सूची जारी करने का हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अदरवाइज हम लोग रैंकिंग और मेधा सूची बाद में नहीं बनाएंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद बनाएंगे तो फिर समय लगता है इसमें, इसको बनाएंगे फिर जारी करेंगे, तो फिर हम वीडियो कब बनाएंगे, फिर वो अगले दिन पोस्टपोन हो जाएगा। जबकि हम लोगों को 6 बजे टेस्ट समाप्त हो रहा है तो 8 बजे तक सारा चीज फाइनल करना होता है ना, तो इस वजह से ठीक ना, आप लोग टेस्ट देते रहिए। चलिएगा साथियों यहाँ पे आ जाइए, आज का जो अपडेट निकल के आ रहा है, जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कटअप का, है ना, जो साथियों 19 जून का टेस्ट हुआ, उस हिसाब से जो कटअप का ब्यौरा जा रहा है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिएगा आज कितने प्रतिशत अभ्यर्थी कितने नंबर उठाए हैं साथियों। यहां पे देखिए आज के टेस्ट में 90 से 100 नंबर उठाने वाले जो अभ्यर्थियों का संख्या है 90 से 100 मात्र 0% है। कितना साथियों, कोई भी अभ्यर्थी यहां पे 90 से 100 के बीच में लेकर के नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि आज का टेस्ट हम लोग एकदम पारदर्शी कर दिए हैं। पारदर्शी मतलब आप लोग देख रहे थे ना, व्यू स्कोर फाइनल सबमिट होने के बाद हम लोग दिखाए नहीं है, इसलिए नहीं दिखाए थे क्योंकि एक अभ्यर्थी 2 बार अपना टेस्ट दे रहा था, एक बार में 40 आ जा रहा है
तो अगली बार मार के वो 80 कर ले रहा था, 100 कर ले रहा था, है ना। तो इस वजह से आज 90 से 100 कोई भी अभ्यर्थी नहीं लेके आए। 80 से 90 लेकर के आने वाले इनकी संख्या 0.7% है। 21 अभ्यर्थी यहाँ पे अभ्यर्थियों का संख्या ये 21 अभ्यर्थी 80 से 90 के बीच में मार्क्स उठाए हैं, जबकि 70 से 80 के बीच में मार्क्स उठाने वाले 210 अभ्यर्थी हैं, इनका संख्या है 7.1%। और 60 से 70 के बीच में उठाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 21.2%। इसके अलावा साथियों 50 से 60 नंबर उठाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 884 है, जो 30% के बराबर है। अब देखिएगा साथियों, इसमें से किन अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि 10% का ब्यौरा लेकर के आप चलिए। 10% का ब्यौरा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस साल जितना फॉर्म गिरा है, अगर उस टोटल फॉर्म का यदि 10 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं तो इस 10 लाख में से 1 लाख अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, अर्थात लिखित परीक्षा 1 लाख पास करेंगे। तो 10 लाख का 10% ही अभ्यर्थी क्या करेंगे, पास करेंगे। उस हिसाब से यही पैमाना फिट हो जाएगा कि जितना अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट का 10% अभ्यर्थी क्या करेंगे साथियों, चयनित होंगे हम लोगों के टेस्ट में, पीईटी के लिए, हम लोगों के टेस्ट के अनुसार। तो ये जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं इसमें से हम 10% उठाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा 10% साथियों हम लोग उठाएंगे तो 80 से 90 के बीच में वाले 0.7 है, 70 से 80 के बीच वाले 7.1 है, दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 8% हो जाएगा। और 60 से 70 के बीच में जाएंगे तो यहां से 2% अभ्यर्थी नंबर उठाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अर्थात 60 से 70 वालों के बीच को भी हम लोग लेंगे ना, तब जाकर के साथियों 10% रिजल्ट बनेगा। अर्थात 60 से 70 के बीच में जो भी अभ्यर्थी लेकर के आ रहा है यह पूरा सेफ है। और आपको बता दूं ना साथियों, ये आज का सेट मतलब इजी था, बहुत टफ नहीं था, इजी था। हम लोग इजी जानबूझ करके सेट किए थे साथियों, इस वजह से सेट किए थे ना कि इसमें हम आपका परफॉर्मेंस देखना चाहते थे। यही जो लास्ट टाइम जो सेट चल रहा है, लास्ट टाइम सेट आप देखेंगे 50-60 में भी अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। और ऐसे भी आप देख लीजिए जो अभ्यर्थियों का मार्क्स उठाने का जो संख्या है साथियों, यहां पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, सबसे ज्यादा 40 से 50 उठाने वालों की संख्या ज्यादा है, 50 से 60 उठाने वालों की संख्या उससे ज्यादा है। अर्थात 40 से लेकर के 60 नंबर उठाने वालों का तादाद साथियों इनका अच्छा खासा है। अगर जोड़ेंगे ना तो 60% के आसपास अभ्यर्थी है जो हैं, ये आप देखेंगे साथियों यहां पे लगभग 40 से लेकर 60 के बीच में नंबर उठा रहे हैं। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा जो अभ्यर्थी ऊपर में है ये बहुत कम उठा रहे हैं। सामान्य शब्दों में मैं बता रहा हूं साथियों, सेट आज के सेट के अनुसार जो अभ्यर्थी 60 से 70 के बीच में आया है वह अभ्यर्थी का रिजल्ट 100% बन रहा है। जो अभ्यर्थी 60 के नीचे हैं इनको थोड़ा सा मेहनत करना है, मेहनत करके इसमें आना है, इन करना है। 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। साथियों आपको बता दूं कि ये जो हम लोग पैमाना सेट किए हैं, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी सेट लेकर के आइए, बिहार का कोई भी सेट हो, किसी भी टीचर का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, वह सेट हमको टाइप करके आप दीजिए 100 क्वेश्चन और कहिए कि सर आप ये वाला सेट करवाइए और ये सेट करवा करके पूरा मेगा मॉक टेस्ट करवाइए पूरा बिहार के अभ्यर्थियों से, और बताइए कि फिर कितना कट ऑफ जा रहा है। साथियों हम लोग वो भी कट ऑफ क्या कर देंगे, निकाल देंगे। आप लोग क्वेश्चन 100, अगर किसी को शौक है तो नंबर है ही, आप लोग 100 क्वेश्चन स्प्रेडशीट पे टाइप करके दीजिए, आपको हम दे रहे हैं, आपको सीट देंगे। 100 क्वेश्चन आप टाइप करिएगा और उसका हम मेगा मॉक टेस्ट करवा देंगे पूरा बिहार में, और कट ऑफ बता देंगे कि उस सेट के हिसाब से क्या जा रहा है। साथियों अभी जो पिछला 6 सेट हम लोगों का हुआ था, उस 6 सेट में आप देखेंगे 50-60 तक अभ्यर्थी यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा उठा रहे थे, मतलब 50-60 तक संख्या ज्यादा था, 50-60 तक संख्या क्या था, ज्यादा था। उसके बाद से संख्या उनका घट गया था क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ भी था। कहने का मतलब यह है ना साथियों कि अभी के समय में बिहार में जो अभ्यर्थी ज्यादातर नंबर उठा रहे हैं वो 40 से लेकर के 60 तक नंबर उठा रहे हैं, 40 से लेकर के 60 तक, इसके बीच में संख्या क्या है, ज्यादा है। साथियों ये जो लिस्ट है पीडीएफ आपको दे देता हूं, आप लोग अपना दिमाग लगाते रहिएगा, है ना। हम लोगों का काम है, बहुत मेहनत से इसको तैयार करते हैं, इसको देख लीजिएगा, अपना रोल नंबर, अपना सब चीज इसमें क्या करिएगा, स्कोर कार्ड भी आप लोग मिला लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को सर्च करने नहीं आता है तो कमेंट करते हैं कि सर कैसे हमको पता ही नहीं चला, कैसे रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, दिस दैट आप लोग बोलते रहते हैं। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, है ना, नाम पीडीएफ में खोज लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, फिर कल का तैयारी करते हैं। कल का सेट बहुत शानदार है, उसको आप लोग दीजिएगा, मजा आ जाएगा। अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को